जय हिंद दोस्तों अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं जितने सेट ये आपको करा रहा हूँ ये सारे सेट आप यहाँ के जो क्वेश्चन है सारे आप बिल्कुल वहां पे नोट करते चलना है। ये केवल क्वेश्चन ही नहीं, वो सारे क्वेश्चन जो आपके बार बार जब भी आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर लगता है वहां पे जो क्वेश्चन बार बार आपको वहां पे रिपीट होता है वही सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपका ये लखनऊ एएमसी सेंटर है वहां पे जो क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन वहां पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इसके बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको लिखवाया जाए वो भी आप लिखते चलना। यकीन मान चलना, आपको जब भी आर्मी नर्सिंग का पेपर लगेगा वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिल जाएंगे। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत ए को पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, यानी जो बी को कितने वोट दिए गए इसका हमें पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे हम पहले हम ये मान लेते हैं जो हमारे कुल मतदाता थे यानी कुल वोटर हमारे कितने थे 100%, कितने थे वो 100% थे। और ये कुल मतदाता थे कितने पहले, ये थे हमारे 90,000। ये कितने थे, ये थे पहले 90,000 कुल वोटर उस समय थे। लेकिन जो ये 90,000 वोटर थे सभी ने अपना वोट वहां पे नहीं डाला कितनों ने, जो 70% मतदाताओं ने अपना वोट वहां पे डाला। यानी कि अगर हम 100% का ये मान चले सबसे पहले तो आपको निकालना होगा 70%, क्योंकि 70% ही वोटर ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट का वहां पे प्रयोग किया था। अब ये 70% और दो लोगों में डिवाइड हो गए, यानी दो उम्मीदवार थे, ये 70% वोट हमें यहाँ मिले थे, दो लोगों में डिवाइड वहां पे कर दिए गए। एक था यहाँ पे ए था और एक था यहाँ पे बी था और इसी बी का हमें निकालना है कि कितने वोट इस बी को मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा, जो ए था ए को कितने वोट दिए गए 60%। अब ये बताओ अगर ए को 60% वोट यहाँ पे मिल जाते हैं तो यहाँ बी को कितने परसेंट मिले होंगे 40%। यही 40% का हमें मान निकालना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 40% आप इसका नहीं निकाल सकते वहां पे, क्योंकि इसमें कह रहा है जो वोट वहां पड़े उसका 40% हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कुल वोट तो पड़े 70% और 70% का हम निकालेंगे 40%, वही हमारा आंसर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले वोटर थे कितने, वोटर थे यहाँ पे 90,000। कितने वोटर थे 90,000 और इसमें वोट पड़े कितने 70%। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका 70% कितना हो जाएगा। अभी 70% का आप सिंपल सा निकाल देंगे 40% और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। तो ये हम 4 जीरो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके कट जाते हैं और उसके बाद जब हम गुणा करते हैं 9 गुणे 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 9 63, यानी कि ये तो हो गया 630 और गुणे कितना है 40। अब गुणे 40 आप जैसे ही करें कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो तो हमारे साइड में आ जाएंगे। अभी तक और 4 से 12 के 2 हासिल आए 1। दोस्तों जब भी आप इस तरह क्वेश्चन वहां पे सोल्व करिए हमेशा ऑप्शन का प्रयोग हमेशा करिए, उससे क्या होगा आपका टाइम भी काफी वहां बचेगा। जैसे अगर हम अपने ऑप्शन देखते हैं यानी कि 2 जीरो भी आगे 2 जीरो तो केवल इसी ऑप्शन में ऐसे डिजिट हमें वहां पे दिखाई पड़ रही, तो सीधा सीधा आप आंसर क्या मान लेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे आ जाता है। अब यहाँ हमने किया था 4 3 12 2 हासिल आए थे 1 6 24 1 25, तब भी आप पूरा कैलकुलेशन भी करेंगे तब भी आपका राइट आंसर सेम वहां पे आएगा। तो जब भी सवाल आपके सामने वहां मैथ का पूछा जाए या कोई क्वेश्चन वहां पूछा जाए तो सबसे पहले ये किया करिए जो उसके ऑप्शन होते हैं उन्हें कट किया करिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर वहां पे नहीं हो सकता। इससे क्या होगा आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा वहां पे, और जो क्वेश्चन कई सारे बच्चों गलत भी हो जाते हैं वो भी गलत वहां पे नहीं होंगे। हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा गया पेट्रोल की कीमत
यानी ₹92 प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे तो वृद्धि देख रहे हैं यहाँ हो रही है हमारी, ये हो जाएगी आपकी 4.5। कितनी वृद्धि हो रही है? 4.5 की यहाँ वृद्धि हो रही है। और ये हमने बताया था जो प्रतिशत लाभ कभी हम निकालते हैं तो कितना हमें लाभ हुआ वो ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? जो पहले का मूल्य था यानी जो क्रय मूल्य होता है वो नीचे लिखा जाता है। और गुणे 100 जैसे हम करते हैं यहाँ से हमारा परसेंटेज वृद्धि हुई वो निकल आएगा, ये परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है वो वहां पे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पूछा गया कितनी प्रतिशत हमें वहां पे वृद्धि हुई, तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले वृद्धि हुई कितनी, वो हुई आपकी 4.5 की हुई है। नीचे क्या लिखा है? पहले क्या कीमत थी वो लिखेंगे, पहले कीमत थी ₹92 और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे। अब ये दशमलव जैसे आपका हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाता है। और क्या कट रहा है यहाँ पे? 2 से काटो 2 चौ 8 2 6 12 हो गया, इसे काटा 5 आ गया। अब 45 गुणे 5 करें कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 225। ये कितना हो गया? 225। इस 225 को हमें भाग किससे देना है? 46 से। इसे हम सिंपल से क्या कर देंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा आपका 4 बार गया। अब जब ये 4 बार गया तो ये ऑप्शन हमारा सीधा सीधा कट गया कि चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता। तो कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा 24 का 4 आ गया, हासिल लाइन 2 4 16 17 18 इधर हो गया। अब 5 में 4 घटा 1 हो गया यहाँ पे। अब इधर कितना हो गया? इधर हो गया हमारा 12 में 8 घटा, इधर हो गया 4 हो गया। इधर कितना हो गया? 4 हो गया, यानी 12 में 8 घटेगा 4 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। या अब यहाँ पे क्या करें? एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है? अब इसे 46 का भाग करें कि 410 से ज्यादा ना जाए, इसे सही कर लेना। ये आपका है 4 लिखा हुआ यहाँ पे, ये कितना? 410 है यहाँ पे। अब जब हम 8 का पारा 46 बार पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 8 48 का इधर तो 8 आ गया, हासिल आए 4 आएंगे, 8 चौक 32 4 इधर हो गया 36 हो गया। तो इधर कितना हो गया? यहाँ पे 10 में 8 घटेगा, कितना आ गया? इधर तो हो गया 2 हो गया। अब इधर कितना बचा? 10 में 6 घटेगा, इधर आ गया 4। अब ये 3 से 3 हमारे कट गए। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि यानी 4.8 हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यानी कि दशमलव के आगे 8 से बड़ी संख्या यहाँ पे आ ही नहीं रही, केवल जो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 दिखा रहा है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब ये होगा कैसे? अब यहाँ पे अगर दशमलव लगा हुआ तो एक जीरो क्या होगा? और बढ़ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा? अब जाएगा हमारा 9 बार जाएगा। 9 बार अगर भाग करें कितना आएगा? यहाँ पे हो गया हमारा 54 के 4 हासिल है 5 और ये कितना हो जाएगा? 4 9 36 और 36 5 कितना हो गया? 41 हो गया। घटाएंगे कितना होगा? 10 में 4 घटेगा, कितना? इधर 6 आ गया, इधर क्या हो गया? कट जाएगा, इधर भी कटेगा, कितना बच रहा? 6। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब संख्याएं दशमलव के बाद यहाँ पे 8 लिखिए, एक संख्या लिखी 8 और एक अंक के बाद अगर वो दशमलव 5 से बड़ी संख्या है, दशमलव 5 से बड़ी है और 2 अंकों तक वहां पे डिवाइड जा रहा है, तो उसके पहले वाला जो अंक होता है उसमें हमेशा क्या होता है? 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4.8 लिखा जा रहा है इसे क्या लिख दिया जाएगा? इसे लिख दिया जाएगा 4.9 आपका लिख दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.9 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करिए ऑप्शन का यूज जरूर करना, इससे काफी टाइम भी आपका वहां पे बच जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक आदमी एक खिलौना 135 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेम लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो परसेंटेज होता है इसका आपको जब भी पेपर लगता है एक क्वेश्चन लगभग हमेशा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि यानी कि एक आदमी एक खिलौना कार कितने में खरीदा? 135 खरीदा और 150 में बेचता है, उसका लाभ ऐसे रुपए में लाभ कितना हो रहा है? रुपए में लाभ हो रहा है हमारा कितना? 15 रुपए का। रुपए में कितना लाभ हो रहा है? 15 रुपए का। तो परसेंटेज लाभ क्या होगा? प्रॉफिट लाभ क्या होगा? हमने क्या कहा? ऊपर कितना हमें प्रॉफिट हुआ वो लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? उसका जो क्रय मूल्य होता है, यानी पहले रेट क्या था? 135 रुपए
और गुणे क्या करते हैं 100 कर देते, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाता है 35। इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। और जब हम 100 भागे 9 करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 11 सही 1/9% आपका होता है। और दशमलव में इसे आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 11.11% जो यहाँ पे दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आपका जब भी पेपर लगेगा यकीन दिलाता हूँ, जब भी नर्सिंग असिस्टेंट पेपर लगेगा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बस जितने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप एक बार नोट करते चलना और इनका हमेशा रिवीजन भी करते चलना है आपको। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 32 और 40 का जो लघुत्तम समापवर्तक x के वर्ग से 9 कम है। यानी कि जो इनका 32 हो गया और 40 का जो आप इनका एलसीएम निकालेंगे वो आपका x के वर्ग से 9 कम है, 9 कम के बराबर। ये बताओ x का धनात्मक मान ज्ञात करें, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप बिल्कुल नोट करते चलना। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे क्या होता मैं आगे आपको इस तरह क्लासेस लाता रहूंगा ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे जो आपके एग्जाम में बार बार वहां पे रिपीट होते हैं। और जब भी पेपर लगे सेम क्वेश्चन आपको वहां पे देखने मिले और आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई वहां पे हो सके। तो वीडियो को भाई लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके बाद क्या होता है, देखो इसमें पहले क्या निकालेंगे 32 और 40 का सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया 32 लिख दिया, इधर लिख दिया 40, इनका एलसीएम क्या होगा पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 से करते हैं, इधर 16 हो गया, इधर हमारा 20 हो गया, 2 से किया इधर 8 हुआ, इधर 10 हुआ, फिर 2 से जाएगा एक बार इधर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, फिर एक बार 2 से जाएगा 2 हो गया, इधर 5 हो गया, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और फिर एक बार करेंगे ये हो जाएगा 5, यानी यहाँ कितने 5 से कर देंगे 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और यहाँ पे जब आप ये 32 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 का 0, हासिल है 1, 5 से 15 1 16। यानी कि इनका एलसीएम निकला कितना 160। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है x के वर्ग से 9 कम है, जो ये आपका 160 है, ये 160 क्या है जो आपका x है का वर्ग से ये आपका 9 कम है, यानी बराबर क्या है 160, ये दिया जा रहा है यहाँ पे। तो हमें पूछा जा रहा है x का मान बताओ, x का मान कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये बताओ x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, और ये 9 माइनस का इधर है, इधर आया किसमें आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस का आपका 9 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 आपका ये हो जाएगा। तो ये अब इसकी किसका वर्गमूल है, यानी तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल होता है, ये आपका होता है 13 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 13 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कोई शहर है उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी इस समय दी गई, वो दी गई 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों अभी हमने बताया था जो परसेंट जिसे हम कहते 10% बढ़ रहा है क्या कर देते थे 110%। अगर हम यहीं पे करते 5% पर जोड़ी क्या करते थे 105% करते थे। और यहाँ पे क्या कह रहा, अगर एक शहर की जनसंख्या कितनी दी जा रही, इधर लिख लेते कितनी दी गई 1,25,000, यानी कि 1,25,000 एक शहर की जनसंख्या दी जा रही है। अब उसमें प्रतिवर्ष यानी कि 2% की वृद्धि हो रही है, इधर लिख लेते पूरा आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 1,25,000 जनसंख्या है और गुणे और क्या करा 2% की यहाँ वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष बाद हमसे पूछा जा रहा है। तो 2% की वृद्धि हुई है 3 वर्ष बाद पूछा है तो 102% ये हम क्या बार लिख देंगे 3 बार, इधर भी 102 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 102 बटे यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जो जो मान कटे काट देंगे यहीं से हमारा क्या होगा आंसर आपका निकल के आ जाएगा।
ये जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, दो से इसे डिवाइड करो, क्या बार जाएगा, ये हो गया, दो पंचे 10 हो जाएगा, दो इक्के 2। अब इसे दो से डिवाइड करते हैं, दो दूना 4 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 51 हो जाता है। इसे दो से डिवाइड करते हैं, कितना, यहाँ भी हमारा 51 हो जाता है। अब हमें गुणा किसका करना है, 51 गुणे 51 3 बार हमारा आ रहा है, 51 गुणे 51 और गुणे 51, ये हमारे कितनी बार, 3 बार। इन तीनों को गुणा करेंगे, यहाँ से हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपका वहां पे निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन को आप देखेंगे, क्योंकि अगर इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो टाइम भी होगा काफी वहां पे लग जाएगा। जैसे अगर दोस्तों केवल इकाई जो अंक दिए गए इनका हम गुणा करते हैं, क्योंकि सवाल में क्या होता है, पहला इकाई का अंक गुणा करें, इकाई का अंक हमेशा सेम आता है। तो जब आप 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, 1 गुणे 1 करते हैं 1 आएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन आपका दिखाई देगा उसमें जो भी ऑप्शन में इकाई हमारा 1 होगा वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन देखते हैं, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया जा रहा है इसी में इकाई का अंक आपका 1 दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13, यानी कितना हो जाएगा 1,32,651 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जब आप इन सभी का गुणा भी करेंगे ना, यही निकल के आ जाएगा, यानी 1,32,651 ही आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप इसे सोल्व भी करेंगे तब भी यही आपका राइट आंसर वहां पे आ जाएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, एक बात और हमेशा याद करना कि अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम वही चीजें पढ़ें जो सीधा सीधा पेपर में पूछी जाए, तो दोस्तों अगर आपके पास सिलेबस ना हो, तो अगर आपके पास जो आर्मी नर्सिंग का न्यू पैटर्न जो सिलेबस अभी आया ये सिलेबस ना हो, तो इस सिलेबस को सबसे पहले जाना प्ले स्टोर में, वहां पे ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना एने वाला। इस एप्लीकेशन में जो अभी आपका 2025 का जो पेपर होने वाला हुआ उसका मैंने न्यू पैटर्न सिलेबस वहां पे डाल दिया है। सबसे पहले वो सिलेबस डाउनलोड करिएगा और उसके बाद जो वहां पे चैप्टर दिए जा रहे हैं उनके क्या क्या उस चैप्टर हमें पढ़ना है वो एक पेन से मार्क करते चलना कि आपने कौन कौन से पॉइंट वहां पे क्लियर कर लिए हैं। इससे क्या होगा, आप जब भी पेपर देने जाएंगे वहां पे 100% वही क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई पड़ने वाले। और इसके बाद दोस्तों एक अपना बैच भी उसी में पड़ा होगा, वहां पे क्या हम लोग करेंगे, आज से सारी क्लासें अपनी वहां पे स्टार्ट हो रही है और उसमें क्या होगा, मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपका न्यू पैटर्न सिलेबस, पहले आप सिलेबस देखिएगा, उसके जो सिलेबस है जो आपके पॉइंट दिए वो सारे हम लोग वहां पे क्लियर कर रहे होंगे। और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी वहां पे हम बनाएंगे, जो बच्चे उस बैच पे रहेंगे, यानी कि उनका अगर कोई भी डाउट होता है, चाहे क्वेश्चन को, चाहे भर्ती को, चाहे फिजिकल को, चाहे मेडिकल को, वो सारे डाउट उनके क्लियर किए जाएंगे और उन्हें उनका सोल्यूशन भी उनका प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लेना, इससे क्या होगा, आप वही क्वेश्चन तैयार करेंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर वहां पूछे जाएंगे। अगर किसी को ना पता हो इस एप्लीकेशन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाना, लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन आप सीधा सीधा वहां पे आ जाएंगे। और इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है और बायोलॉजी टोटल आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। और बायोलॉजी दोस्तों इस बार जो आपकी आर्मी नर्सिंग का पेपर वहां पे हुआ था ना, वहां पे कई सारे बच्चों को ये लग रहा था भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है, हमें तो इसका आंसर ही क्लियर नहीं हो रहा, हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है, तो हम इसका आंसर क्या दें। दोस्तों ऐसा लगभग इस वजह से हुआ था क्योंकि जो क्वेश्चन वहां पे था, जो उसके हिंदी वर्ड होते काफी डिफिकल्ट होते और बार बार वहां पे चेंज भी हुआ करते, जो हिंदी वर्ड आपके वहां पे होते। इसी वजह से कई सारे बच्चों को यही नहीं पता इस सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है और इसका हम आंसर वहां पे क्या दे। तो दोस्तों इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या मैं जितने प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें आपका हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड भी इंक्लूड करूंगा। इससे क्या रहेगा, आप जब भी पेपर में बैठेंगे इंग्लिश जो वर्ड होते हैं वो जल्दी चेंज वहां पे नहीं होते, सेम वही वर्ड दिखाई पड़ेगा ताकि आपको आंसर करने में कोई दिक्कत भी वहां पे ना हो। तो दोस्तों अगर आप आर्मी नर्सिंग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी के साथ जो इंग्लिश वर्ड है इनको भी अभी से पकड़ना स्टार्ट कर देना, ताकि एग्जाम तक जो इंग्लिश वर्ड है वो आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाए और पेपर में कोई भी दिक्कत आपको ना देखने मिले और सीधे सीधे क्वेश्चन आप पकड़ पाए और उनका आंसर भी वहां पे दे पाए। तो दोस्तों जो यहाँ से आगे क्वेश्चन हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सर कराएंगे और ये जो पॉइंट नोट कराते चले सारे पॉइंट आप नोट करते चलना, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आ जाइए सर, आइए आगे क्लास आ जाइए।
और जो भी पॉइंट मैं नोट कराऊंगा वो आप लोग नोट कर लेना, जो और संभावनाएं आने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना कि हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स एंड इट कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हीमोग्लोबिन है वो कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और निम्नलिखित में से क्या ले जाता है। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो आरबीसी सेल्स एंड कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है क्या? आरबीसी, और आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में क्या होगा? हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है ना, एक होता है हीम पार्ट मतलब कि आयरन पार्ट, और एक होती है ग्लोबिन मतलब कि प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है? आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी होते हैं ना इसमें, आरबीसी। तो आरबीसी जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। तो ये अपना आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोव इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्लोव लॉन्ग है ना, वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? मतलब लॉन्ग क्या है? लॉन्ग क्या है? एक फ्लावर बर्ड है। तो क्लोव जो है वो क्या है? फ्लावर बर्ड है। और अगर पूछा जाए कि जो फ्रूट क्या है? फ्रूट क्या है? फ्रूट है राइपन ओवरी। जो ओवरी है ना, ओवरी पकी हुई ओवरी को क्या कहते हैं? फ्रूट। ठीक है, और जो वो होती है कैसिया कहते हैं ना उसे, मसाले की लकड़ी जो होती है वो क्या होती है? बार्क ऑफ ट्री होती है वो। ठीक, तो लौंग क्या होती है? एक फ्लावर की जो बर्ड है वो लौंग है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसके कारण हो जाता है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किस कारण से हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन, और ये लेड या नाइट्रेट। तो इसका आंसर होगा क्या? बी। क्या होता है कि मिथ हीमोग्लोबिन की जगह क्या हो जाता है? मिथ हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी बॉडी ब्लू हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का निम्न में से कौन सा इंडिकेटर है? एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? पफबॉल्स, एल्गी, लाइकेन एंड मॉसेस। इनमें से क्या ऑप्शन होगा? तो जो लाइकेन जो है, लाइकेन क्या है? इंडिकेटर है किसका? इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। और मेनली कौन सा पॉल्यूशन? मेनली किसका पॉल्यूशन? सल्फर पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन। क्योंकि एल्गी, लाइकेन होते क्या है? एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक रिलेशन। एल्गी और फंगस मिलके क्या बनता है? लाइकेन। इनकी क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, एल्गी और फंगस। तो क्या होगा कि अगर लाइकेन प्रेजेंट है, इफ लाइकेन प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे पॉल्यूशन जो है,
नहीं है, और अगर absent है मतलब कि अगर नहीं है वो लाइकन, तो क्या है? पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है। और कौन सा मेनली पॉल्यूशन? सल्फर पॉल्यूशन। तो इंडिकेटर क्या हो जाएंगे? इंडिकेटर क्या होगा पॉल्यूशन का? वो लाइकन। अब एल्गी जो है, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। और फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से, राइबोफ्लेविन है कौन सी विटामिन? B2। B2 का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? चिलियोसिस। चिलियोसिस डी इज द राइट आंसर। तो चेलियोसिस होती क्या है? जैसे कि हम लोगों के ओंठ के किनारे कट जाएंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चिलियोसिस, जो विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। और बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? B1 से। B1 का नाम क्या है? थियामिन, थियामिन। और जो पेलाग्रा है, पेलाग्रा क्या होता है? पेलाग्रा किस कमी से हो जाता है? B3 से। B3 विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। इसका नाम क्या है? नियासिन, नियासिन। और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और विटामिन B7, विटामिन B7 जिसका नाम क्या है? बायोटिन, बायोटिन। ये किस में पाई जाती है? नेल्स एंड हेयर में। ठीक है। और विटामिन B12, B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन मतलब कोबाल्ट कंटेनिंग, मतलब कि कोबाल्ट इसमें पाया जाता है B12 में। ठीक है। और B6 क्या है? B6 है पायरिडॉक्सिन। और B5 विटामिन का नाम क्या है? B5 विटामिन का पेंटाथोइक एसिड। B5 का नाम क्या है? पेंटाथोइक एसिड, ठीक है। और B9 का नाम क्या है? B9 का फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो ये सारे विटामिन हमने बी कॉम्प्लेक्स पूरा लिखा दिया। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी। और विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन, उससे चिलियोसिस। B3 से नियासिन, B3 का नाम क्या है? नियासिन, उससे क्या होगा? पेलाग्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट विच सर्वाइव बाय विड्रॉइंग वाटर फ्रॉम देयर सेल्स टू प्रिवेंट आइस फॉर्मिंग ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड अप टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड आर नोन एज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पौधे जो 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस तक अत्यधिक ठंड के दौरान बर्फ के निर्माण को रोकने के लिए अपनी कोशिकाओं से पानी निकाल कर जीवित रहते हैं। मतलब अपनी जो सेल्स हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, उनसे वह पानी निकालकर वो जीवित रहते हैं। तो उन प्लांट को क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, मतलब कि ठंड प्रतिरोधी प्लांट कहते हैं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट। ये क्या होता है कि जो अपना सेल से वाटर रिलीज करके क्या करते हैं? वो पानी को जमने नहीं देते और सरवाइव करते हैं। उन प्लांटों को क्या कहेंगे? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और जो सेल होती है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। यहां कहां पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। जो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए मैमेलियन सेल प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ऑन। स्तनधारी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन कहां पे बनती है? तो प्रोटीन किसमें बनती है? गोल्जी अपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक तो रफ जो वाले होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, उससे बनता है प्रोटीन। एक होते हैं स्मूथ से क्या बनता है? फैट, ठीक है। और स्मूथ से क्या बनता है? फैट। और रफ से क्या बनता है? प्रोटीन, ठीक है। और वैसे प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। और जो गोल्जी अपरेटस है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल, ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह चीज ले जाने का काम करते हैं, फॉर सेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग। इनका काम क्या है? कोई भी अगर एलियन या कोई भी वायरस कुछ भी अटैक करता है तो ये खुद को अपना खत्म कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मतलब ये अपने आप को ही, ये जो है ना, अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। तो इन्हें क्या, ये कौन सा रेस्पिरेशन है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। और कंट्रोल रूम कौन होता है सेल का? कंट्रोल रूम ऑफ सेल कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। और एक सेल में डीएनए कहां कहां पाया जाता है? सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल मिला के डीएनए जो वो है, जो डीएनए कहां कहां पाया जाता है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में, अभी बताया ना, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में, ठीक है। तो तीन जगह क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम। तो डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रेप्टिलिया इंक्लूड एनिमल विच आर कोल्ड ब्लडेड, हैव स्किल्स एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स। दिस इंक्लूड, सरीसृप वे जानवर शामिल हैं जो ठंडे खून वाले होते हैं। सरीसृप क्या, और रेप्टिलिया जो होते हैं वो रेंगने वाले जानवर, तो वो क्या होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब कि ठंडे खून वाले, और जिनमें सल्क होते हैं और फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन से हैं वो जानवर, या कौन से वो रेप्टिलिया हैं जो कोल्ड ब्लडेड है। तो मछलियां तो वार्म ब्लडेड है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मेढक भी एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होते हैं, एम्फीबियन होते हैं जो जमीन पे और पानी दोनों में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियन। ठीक है, जैसे कि मेढक, एम्फीबियन, एम्फी जो वाटर और लैंड, ठीक, दोनों में। और एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का कौन है एम्फीबियन, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट। ठीक है, एनिमल प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है, ब्रायोफाइट। और एम्फीबियन कौन है, मेढक। तो इसका आंसर सी बी भी नहीं है, कोआ नहीं है, क्योंकि ये कौन होती है, वार्म ब्लडेड। सांप और कछुए, डी इज द राइट आंसर। तो डी जो है हमारा सही उत्तर है। क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड है और रेप्टिलिया है। ठीक है, तो डी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंडन्स कनेक्ट टू, तो टेंडन क्या कनेक्ट करते हैं, टेंडन मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से कनेक्ट क्या करते हैं, मसल्स को बोन से क्या कनेक्ट करते हैं, टेंडन, टेंडन। ठीक है, और बोन टू बोन लिगामेंट, लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which organ does detoxification and produce needed for the digestion? कौन सा अंग विसरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक है? तो इसमें से कौन सा अंग है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर। ठीक है, तो लिवर क्या है अपना, डिटॉक्सीफाई, जितने भी केमिकल या जो भी कुछ होता है उसे डिटॉक्सीफाई कर देता है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड भी डाइजेशन में मदद करती है। इसमें एंजाइम होते हैं दो, एक सलाइवरी अमाइलेज और एक जिसे टाइलिन भी कहते हैं, और एक माल्टेज। और पेनक्रिया में ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के लिए। थायराइड ग्लैंड से भी क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड फूल जाती है अगर आयोडीन का कंजप्शन, हम लोग आयोडीन कम खाएंगे तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिससे कि ग्वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन कंजप्शन अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर, ग्वाइटर मतलब कि घेंगा, घेंगा रोग, और जो कि थायराइड ग्लैंड के फूलनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। सी इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। और प्लांट का जो कलर होता है, तो क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कहां पे होता है, मीसोफिल सेल में, मीसोफिल सेल में क्या होता है, मैग्नीशियम एटम जो क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है मीसोफिल सेल के अंदर। और जो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, हरा कलर जो प्लांट का है वो किसके कारण आता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, और येलो कलर किसके कारण आता है, येलो कलर आता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। जो पत्ते पीले हो जाते हैं वो किस कारण हो जाते हैं, कैरोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हाट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द प्लांट,
मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। एनिमल में तो स्टोर होता है किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, इसके बारे में हम लोग बता ही चुके हैं। और प्लांट में होता है स्टार्च की फॉर्म में, तो बी इज द राइट आंसर। जो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which cell organelle is found in the plant cell only? प्लांट सेल में कौन सी, जो प्लांट सेल में वो निम्न में से कौन सी चीज है जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, ये पूछा है। कौन सा कोशिकांग है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? तो क्रोमोसोम एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है ये भी पाया जाता है। और प्लास्टिड केवल क्या होते हैं, प्लास्टिड इज द राइट आंसर। प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड मतलब रंजक होते हैं जो कलर देते हैं। तो एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कैसा कलर देते हैं, ग्रीन। और एक होते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट ये देते हैं व्हाइट। और एक होते हैं जो मल्टी कलर देते हैं, क्रोमोप्लास्ट। चौथा कौन सा, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या देते हैं, मल्टी कलर। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर और ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर, क्रोमोप्लास्ट मल्टी कलर। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। किसमें, ह्यूमन में कितने, 23 पेयर, यानी कि 46 टोटल पाए जाते हैं क्या, गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन्कोजीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ऑन्कोजीन्स है वो किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो ऑन्कोजीन्स जो है वो है कैंसर के लिए स्टार्ट, क्योंकि कैंसर की स्टडी क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, और कैंसर होता क्या है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। इसका मतलब क्या है कि एक सेल जो है वो मल्टीपल टूटता जा रहा है। ठीक है, मल्टीपल टूटता जा रहा है बीच में से, उसे क्या कहते हैं, तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। और इसके लिए वैक्सीन कौन सी है, BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। टाइफॉइड के बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। इसके लिए साल्मोनेला टाइफी। और इसका जो वो है टेस्ट कौन सा है, विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है। एड्स किस वायरस से होता है, HIV से। ठीक है, इम्यूनो वायरस। और एड्स के लिए टेस्ट कौन सा है, एलाइजा टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसाइम क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप को खत्म कर लेता है। कोई भी अगर इन्फेक्शन आता है तो अपने आप को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर लेता है। ठीक है, और जो एल्गू क्या लिखा है, चलो ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रिंगलमैन स्केल है वो रिंगलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के नापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है? तो रिंगलमैन स्केल का उपयोग
स्मोक को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और फॉग प्लस स्मोक को अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? स्मोक। ठीक है, और साउंड क्या है? साउंड एक क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, मतलब कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की क्या होती है? जरूरत होती है मीडियम। वैक्यूम में साउंड नहीं वर्क करेगा, मीडियम की नीड होगी, नीड। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा साउंड कहां पे होगा? सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, और फिर गैसेस में ट्रेवल। और जो साउंड है, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो मून है ना, मून पे क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या है वहां पे अगर कोई विस्फोट होगा तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर में सुनाई देगी? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो क्या होगा कि साउंड जब मीडियम ही नहीं है तो साउंड चलेगा ही नहीं वहां से, तो क्या होगा? आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि क्या है कि चंद्रमा पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंटली मैच्ड, मतलब कि निम्न में से कौन सा है जो सही मैच नहीं है? एस्टिक एसिड जो प्रेजेंट है वो कहां पे? विनेगर में प्रेजेंट है, हाँ ये सही है आंसर। कंपाउंड प्रेजेंट इन द बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी सही है। सोरिंग ऑफ मिल्क, नहीं, सोरिंग ऑफ मिल्क ये नहीं, ये लैक्टिक एसिड है इसका आंसर। ये इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। और गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च लीव इज, मतलब कि क्या है? पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसका, कौन से अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आयोडीन सोल्यूशन है, जो वो आयोडीन सोल्यूशन है, वो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following vitamin helps in the absorption of calcium? तो कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन कौन है? इसके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन होगा? विटामिन डी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक, बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाई, जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं? तो वो की जाती हैं ओजोन द्वारा, ओजोन यानी कि O3। अब ये कहां पे की जाती हैं? जैसे कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ना, ये क्या करती हैं? हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ठीक, कैंसर कॉजिंग होती हैं। तो क्या है? इसे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है देख लेते हैं। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर दो जगह पे पाई जाती है। ठीक है, एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। ठीक, तो ट्रोपोस्फीयर में जो अपने जो वायुमंडल के वो हैं, तो उसमें क्या है? ट्रोपोस्फीयर में और एक स्ट्रेटोस्फीयर में। तो गुड ओजोन कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं उसको ब्लॉक कर देती है। और ओजोन की जो लेयर है उसको मेजर किससे किया जाता है? डॉप्सन यूनिट से। डॉप्सन यूनिट से। ठीक है, जो इसकी थिकनेस है वो किससे नापी जाती है? डॉप्सन यूनिट से। और बैड ओजोन क्या करती है? ये एसिड रेन का पार्ट बनती है। एसिड रेन
एसिड रेन, क्योंकि क्या है, नीचे से पॉल्यूशन जाता है और यही ट्रोपोपास में एक बेड ओजोन की लेयर बन जाती है, और जब पानी बरसता है तो उससे क्रिया करके H2S क्रिया करके पॉल्यूटेंट एसिड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे कि H2SO4 और HNO3। तो क्या करते हैं, ये एसिड रेन का पार्ट बनते हैं। जो फर्स्ट बारिश होती है तभी तो वह एसिड रेन बनती है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या है, जो लेस के पैकेट होते हैं ना, लेस के पैकेट, उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। और जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% अपने एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरिक मटेरियल इज यूज्ड टू मेकिंग द ब्लड प्रूफ जैकेट। मतलब निम्न में से कौन सा जो भवलक पदार्थ है जो ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में यूज होता है। तो ये होता है, पता है कौन सा, केवलर। केवलर का यूज किससे करते हैं, केवलर का यूज करते हैं, केवलर में यूज कर ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत है। और जो रेयन है, रेयन से क्या बनता है, रस्सी बनती है, रोप। ठीक, रेयन से। ठीक है, नायलॉन से भी बनती हैं प्लास्टिक की चीजें, रस्सियां। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिलोसफर वूल। फिलोसफर वूल किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है क्या, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिलोसफर वूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन द नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में होता है एसीटोन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COCH3। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। और क्या है, एस्टिक एसिड कहां मिलता है, विनेगर में, CH3COOH। ठीक है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OR ठीक, ये क्या है, ईथर। जैसे कि एक फार्मूला R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, या तो मतलब CH वाला ग्रुप, जैसे कि CH3OC2H5। तो क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू इन द सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर है जो, उसमें कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो इसमें उपयोग होता है ब्यूटेन का। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ब्यूटेन का यूज होता है। और ब्यूटेन ही LPG में होती है, इसका मतलब LPG का ही यूज होता है किसमें, तो उसमें सिगरेट लाइटर में। बस क्या नहीं होता है, इथाइल मरकैप्टल नहीं होता है, क्योंकि वो स्मेलिंग एजेंट है जो कि LPG में डाला जाता है स्मेल के लिए। और रेडॉन है, जो रेडॉन क्या है, एक अक्री गैस है, और इसका यूज कहां होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक, मीथेन बायोगैस में यूज होता है इसका, बायोगैस में। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों LPG में पाई जाती हैं, और बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण। परमाणु किससे बनता है, परमाणु बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनता है, 3 मौलिक कण वो है परमाणु के बनने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने खोज की थी और रदरफोर्ड ने नाम दिया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, विद्युत रसायन परिवर्तन है, वैद्युत परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, केमिकल। क्योंकि क्या होता है कि रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है, ऑक्सीजन
और मॉइस्चर से क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग हो जाती है तो क्या होता है, वेट जो है ना, आयरन जो लोहे का वेट क्या है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, लोहे पे जंग नहीं लगती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं है। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं है। ठीक है, यानी कि Ag, सिल्वर नहीं है। और जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है, सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा इसमें है, लेकिन ये बहुत महंगा है, इस वजह से हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का। ठीक है। और जो निकेल है, निकेल का फॉर्मूला ये है। और निकेल किसमें पाया जाता है, नाइक्रोम वायर है ना, जो नाइक्रोम वायर कौन सा है, नाइक्रोम, जो हीटर में जो लगा रहता है ना, उसे नाइक्रोम वायर कहते हैं। तो ये इसमें इसका कंपोजिशन क्या होता है, निकेल होता है, इसमें क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। ठीक है, तो ये नाइक्रोम वायर होता है। इसका क्या होता है, ये हीटिंग के लिए लगा रहता है वायर, नाइक्रोम वायर हीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मरकरी है। मरकरी क्या है, मरकरी ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस अधातु है या द्रव अधातु है। तो मरकरी है ये द्रव धातु, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मरकरी यानी कि Hg, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80। और जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, और इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी है, तो क्या होगा, सबसे भारी भी होगी ये। और जो मरकरी है, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मरकरी जो है वो जम कितने पॉइंट पे जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब मरकरी जो है वो टेम्परेचर सेंसर के लिए यूज होती है ना, थर्मोमीटर में। अगर -39 हो गई, इस पे जम गया, तो इसका टेम्परेचर नहीं नाप पाएंगे। अगर इससे कम नापना है तो किस टेम्परेचर मीटर का यूज करते हैं, एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, -40 -40 50। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किससे बनता है, पीतल बनता है तांबा और जिंक, 70 और 30 के रेशियो में पीतल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया में, तो सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होता है विखंडन क्रिया में, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में सबसे ज्यादा हानिकारक वो यूज होता है, विकिरण पैदा होता है। अब देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ। एक 100 वाट का बल्ब है, जो बिजली का बल्ब जो प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, 30 दिनों में कितनी यूनिट खपत होती है उससे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि 100 वाट का बल्ब है, वाट का बल्ब है इंटू 10 आवर तक 30 डेज। ठीक है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा इसमें, 3 और 2 3 4 0 1 2 3 4 0, तो ये वाट में आ गया। और ये आंसर जो दिए हैं ये दिए हैं किलोवाट में, तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या 1000 का क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 किलोवाट आवर, इतने किलोवाट आवर यूज करेगा बिजली।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो एक्सरे ये है इंफ्रारेड की, क्योंकि चलो देखते हैं कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रोवेव की, और फिर इंफ्रारेड वेव की, अल्ट्रावायलेट, और फिर एक्सरेज की, और फिर गामा रेज की। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है वेवलेंथ। तो जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेज की, फिर एक्सरेज की, फिर अल्ट्रावायलेट। मतलब कि जस्ट उल्टा होता है ये, लैम्डा बराबर 1/f। तो इसमें आंसर क्या हो गया अपना? इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट शो करता है। जैसे कि अपना जो फिजियोथेरेपी होती है उसमें भी क्या होता है? इंफ्रारेड रेज, वो क्या होती है? हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। और जो टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट में जो रेड कलर की लाइट जलती है, तो वो क्या है? इंफ्रारेड रेज से चलती है। ठीक है, विजुअल लाइट कितनी होती है? विजुअल लाइट होती है 400 to 700 नैनोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और एक्सरे खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। नेक्स्ट देखते हैं, गड़बड़ हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। निम्न में से कौन सी यूनिट नहीं है किसकी? प्रेशर की। तो प्रेशर होता क्या है? P बराबर F/A। तो न्यूटन पर मीटर ये भी होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, बार भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। तो C इज द राइट आंसर। और प्रेशर के यूनिट टॉर भी होते हैं। टॉर जो किसने को बताया था? टॉरी सैली ने। टॉरी सैली। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह बिंदु जिस पर शरीर का पूरा भार अपनी स्थिति की परवाह किए बिना कार्य करता है। द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी टैंक मिसाइल। निम्न में से कौन सी जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल है नाग। नाग मिसाइल कौन सी है? एंटी टैंक, मतलब कि टैंक को मारने के लिए नाग मिसाइल है। और इसे अगर हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलिना। हेलिना। ठीक है, ये भी मिसाइल है, ये हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाएगी तो इसे हेलिना कहते हैं। अग्नि जो मिसाइल है, अग्नि कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब कि सरफेस से छोड़ेंगे एयर में मारने के लिए, क्या होगा? ये अग्नि। और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर द पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? पैडी मतलब कि धान। धान के लिए कौन सी बेस्ट सॉइल है? तो बेस्ट सॉइल है लोमी सॉइल, यानी कि दोमट मिट्टी जो है वो पैडी फील्ड के लिए, पैडी उगाने के लिए जरूरी है, धान के लिए अच्छी है। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा अपने भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। 40% ऑफ द लैंड पे कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। और जो रेड सॉइल है वो कहां पाई जाती है? साउथ इंडिया में। ब्लैक सॉइल किसके लिए होती है? कॉटन के लिए। और इसमें रेड चिली का भी वो होता है प्रोडक्शन। और जो ब्लैक सॉइल है इसमें सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वाटर रिटेंशन।
ठीक है। और गंगा का मैदान, पूरा गंगा का जो मैदान है जो हिमालय के नीचे है ना, उसमें क्या है, पूरा एल्यूवियल प्लेन है, वो एल्यूवियल प्लेन है, और तभी तो सबसे ज्यादा 40% है। अब इसमें भी जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक खादर एक बांगर, ठीक है, एक न्यू एल्यूवियल एक ओल्ड एल्यूवियल, ठीक, दो प्रकार की और ये आगे होती है मिट्टियां। ये जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब इसको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मिट्टियों के बारे में। What is the reason behind the different season to occurs? मतलब कि जो है विभिन्न मौसमों के होने के पीछे क्या कारण है। जो मौसम है ना, अपने मौसम क्यों चेंज होते हैं, जैसे कि 4 मौसम होते हैं ना, एक सर्दी गर्मी बरसात, ये होते हैं ना मौसम, तो ये किसके कारण, क्या कारण है इसका। सन रोटेट अराउंड द अर्थ, सन इज रोटेटिंग, सन तो रोटेट ही नहीं करता, ये तो गलती हो गया। और बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो ये है रेवोल्यूशन, जो जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सन है, सेंटर ऑफ द सौरमंडल, सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन। अब मरकरी, वीनस और ये अर्थ, अर्थ जैसे मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ क्या होगी, एक तो ये इसके जो चारों ओर घूमेगी, इससे क्या होगा, सीजन चेंज होंगे। और जो अपनी एक्सिस पे जो घूमती है उससे क्या होता है, डे नाइट। डे नाइट किससे होता है, अपनी एक्सिस पे जो 20 इतने डिग्री टिल्ट है ना, तो टिल्ट है, इससे क्या होगा कि अपनी एक्सिस पे जब घूमती है ना, तो दिन और रात का फिनोमेना होता है। और रेवोल्यूशन मतलब कि चारों ओर जो चक्कर काटती है, उससे क्या होता है, मौसम चेंज होते हैं। जिस जिस हिसाब से सूरज यहाँ पे इफेक्ट पड़ता जाएगा और वही सीजन आते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, तो फोटोसिंथेटिक मतलब कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है शुगर केन में, ठीक है, शुगर केन में सबसे ज्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। और ये एक अपनी कैश क्रॉप है, ये दोनों कैश क्रॉप है, और ये खरीफ की फसल है और ये रबी की फसल है। राइस खरीफ है और जो व्हीट है वो है रबी फसल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतलज जो रिवर है, सतलज रिवर राइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सतलज नदी है वो कहां से निकलती है, सतलज रिवर जो निकलती है वो निकलती है ये राक्षताल, राक्षस ताल। तो ये है कहां पे, जैसे कि ये एक मैप बनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे राक्षसताल लेक है, यहां से क्या निकलता है, ये निकलती है सतलज रिवर, सतलज रिवर निकलेगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, ये पास है, कौन सा पास है, सिपकिला पास है, सिपकिला पास, ठीक है। यहां से आके हिमाचल प्रदेश से होती हुई, और ये जो पंच रिवर है, पंच नदी है, वो कौन सी है, सतलज की, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज, ये जो 5 है ना, इनमें आके मिलके यहाँ पे मैथानकोट लाहौर में गिर जाती है। यहाँ क्या है, मैथानकोट है, कहां पे, पाकिस्तान में, यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती हैं, ठीक है। और जो बैरीनाथ से क्या निकलती है, झेलम रिवर, झेलम, ठीक है। और झेलम का नाम क्या है, वितास्ता। और जो ब्यास रिवर है, ब्यास निकलती है, ब्यास क्या है, ब्यास का नाम क्या है, बिपास। और रवि कहां से निकलती है, रावी रिवर निकलती है कहां से, ये रोहतांग पास से, इसका नाम क्या है, पुरुषनी, ये एंशिएंट हिस्ट्री नेम है, ठीक है, पुरुषनी है, उसका झेलम है, सतलज का सतुद्री है, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी ए अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट ऑन द म्यूजिक। मतलब म्यूजिक के ऊपर सबसे पहला भारतीय पाठ माना जाता है,
सबसे तो म्यूजिक के लिए कौन सा है? सामवेद। सामवेद जो है वो म्यूजिक के लिए वेद है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो 10th मंडल है, पुरुषोक्ता मंडल जैसे कहते हैं, उसमें क्या है? जो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 10th मंडल में वर्ण व्यवस्था मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला, ये किस में बताया गया? ऋग्वेद में, सबसे एंशिएंट नेम है। नेक्स्ट देखते हैं। While appointing the prime minister, the president selects। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति का चयन करता है, मतलब कि राष्ट्रपति चयन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए। तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अलायंस नहीं, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा नहीं, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और अलायंस इन द लोकसभा। मेजोरिटी वाली पार्टी है उससे चुनता है प्रधानमंत्री को, ठीक है, इन लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है उससे। नेक्स्ट देखते हैं। मृच्छकटिका जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो मृच्छकटिका लिखी गई है शूद्रक ने लिखी है क्या? मृच्छकटिका। और कल्लन ने कौन सी लिखी है? कल्लन ने लिखी है राजतरंगिणी। ये क्या है? संस्कृत में, ठीक है। और ये क्या है? कश्मीर की हिस्ट्री है इसमें, कश्मीर हिस्ट्री। और बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखी है। और ये पोइट है हर्षवर्धन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द ग्रास लैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड? दक्षिण अमेरिका में घास की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है क्या? पंपास, ठीक है। और जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। सवाना अफ्रीका में, और स्टेपीज यूरोप में, ठीक। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये घास के मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अजंता केव इंक्लूडेड पेंटिंग एंड स्क्रप्चर रिलेटेड विद। अजंता गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां शामिल हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड शामिल नहीं है। ये है अजंता केव इंक्लूडेड पेंटिंग स्क्रप्चर रिलेटेड विद। किससे रिलेटेड है? अजंता केव जो है, अजंता केव है कहां पे? महाराष्ट्र में। और कितनी केव्स हैं? 30 केव्स हैं। और किसके लिए है? बुद्ध की केव है, बुद्धा। और इसमें लिखा क्या है? जातक टेल। जातक टेल मतलब क्या है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। उनके प्रीवियस, जातक टेल्स मतलब प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। बर्थ ऑफ बुद्ध, ठीक है। और बुद्ध किसे कहते हैं? एनलाइटनमेंट, ठीक है। और एक एलोरा केव भी है, एलोरा केव कितनी है? 34। और कहां है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और ये इसमें क्या है? 17 किसकी है? इसमें 17 हिंदू हैं, 12 बुद्धिस्ट की हैं और 5 जैन की हैं, बुद्ध, ठीक। अजंता और एलोरा कहां पे? वहां पे। और हड़प्पा फर्स्ट अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला ढूंढने जाने वाला प्लेस कौन है? हड़प्पा सभ्यता। मुगल पीरियड कब से है? 1526 से कब तक है? मतलब 1857 तक टोटल। और वैसे डिक्लाइनिंग कब से चालू होती है? 707 से, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब से। और 1526 में बाबर आया था, बाबर, ठीक। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जब। और पंचतंत्र की कहानियां विष्णुगुप्त ने लिखी हैं,
विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र की कहानी लिखी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इन्वेंटेड डायनेमो? डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो डायनेमो का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन नहीं, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया, ठीक है। और मैकमिलन, इन्होंने किसका आविष्कार किया? कर्कपैट्रिक मैकमिलन, इन्होंने किया साइकिल का, ठीक है। पास्कल, ब्लेज पास्कल, ये पास्कल लॉ इन्होंने दिया था जो हाइड्रोलिक पे वर्क करता है, मतलब पानी पे ऑयल का प्रेशर कैसे काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है, उन पास्कल ने बताया, ब्लेज पास्कल ने बताया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक। सबसे ज्यादा सैटेलाइट शनि की हैं, आंसर है सी, ठीक। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी है? शनि की। मंगल रेड प्लेनेट, नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह।